तो अब हम शुरू करेंगे मॉर्स पोटेंशियल। तो सबसे पहले मॉर्स पोटेंशियल का हम इस्तेमाल साइलैब में श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले ये सब हम कवर करेंगे। मॉर्स पोटेंशियल पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल फंक्शन हम किसे कहते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई फोर्स होती है, तो जब भी फोर्स एग्जिस्ट करती है तो उससे रिलेटेड एक पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में किसी बॉल को किसी हाइट एच पर होल्ड करते हैं तो एम जी एच उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब एनर्जी पोजीशन डिपेंडेंट होनी चाहिए। जब हम किसी बॉल को ऊपर लेकर जाते हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करती है, जिसके कारण हम कहते हैं कि किसी भी हाइट h पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगी। इसका मतलब हर यूनिक हाइट h पर हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एम जी एच, जो हर h पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताता है। तो इसी चीज़ को हम पोटेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो अगर रिकैप करना चाहें तो किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए यूनिक पोजीशन पर यूनिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटी के केस में हर हाइट पर एक अलग एनर्जी होगी। इस एनर्जी की क्वांटिटी के जो बारे में जो हमें चीज़ बताती है उसको हम पोटेंशियल फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम जी एच एक फंक्शन है जो एच हाइट पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इंफॉर्मेशन देता है। कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख रखे हैं, जैसे नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब अट्रैक्शन होता है और पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब रिपल्जन होता है। अब हम वाइब्रेशंस की बात करेंगे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है। अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है और उसको मैं एक्सटेंड करके रखूं और उसे छोड़ूं तो वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खींचने की वजह से उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई थी। अब जब भी स्प्रिंग के एक्शन की वजह से या फिर चीज़ों के आगे पीछे जाने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी प्ले में आती है, उन चीज़ों को हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम अपने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात करते हैं तो हम ऑसिलेटर्स की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, ये सब ऑसिलेट करते हैं जस्ट लाइक अ स्प्रिंग मास सिस्टम। अगर आप एक डब्बा लें, उस पर एक स्प्रिंग लगाएं और एक बॉल उस स्प्रिंग के अंत पे लगा दें और उसे खींच के छोड़ दें तो वो वाइब्रेट करेगा। अगर हम ये मान लें कि वो एनर्जी लूज़ नहीं करता है, जो कि वो करेगा फ्रिक्शन की वजह से, तो वो बॉल हमेशा आगे पीछे करता रहेगा, जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं। तो इन सब सिंपल हार्मोनिक मोशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं एक CO2 के मॉलिक्यूल की बात करूं, तो CO2 के मॉलिक्यूल में हम दो तरह की ऑसिलेशंस देख सकते हैं। दोनों O एटम्स दूर दूर जा रहे हैं, जैसे कि इस केस में C का एटम मूव नहीं करेगा, नेट एनर्जी में कुछ खास चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसे देखूं तो ये O का एटम उधर जा रहा है, ये O का एटम भी उधर जा रहा है। तो हम देख सकते हैं ये C का एटम इस तरफ आ रहा है। इसे हम एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस केस में C के अबाउट दोनों स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक हैं, तो C स्टेबल रहता है। इस केस में C के अराउंड दोनों स्ट्रेचिंग स्टेबल या सिमेट्रिक नहीं है, तो C भी वाइब्रेट करता है। अब जो ये सी का वाइब्रेशन है, ये कुछ कुछ हद तक एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह होता है। तो हम इस पर भी एक पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब जो हमारा सिंपल मास और स्प्रिंग का केस होता है, उसमें हम पोटेंशियल फंक्शन को हाफ के एक्स स्क्वायर से डिफाइन करते हैं, जिसमें के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अब हम देखेंगे कि क्या इस केस में भी हम इसे हाफ के एक्स स्क्वायर से डिफाइन कर सकते हैं या नहीं। तो अगर हम दो बातें देखना चाहें, तो जो एक्साइटेशंस हैं, यानी कि जिनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है, वो रोटेशनल हो सकती है, वाइब्रेशनल हो सकती है, यानी या इलेक्ट्रॉनिक हो सकती हैं।
फॉर एग्जांपल, अगर ये सी के अबाउट घूमना शुरू कर दे तो इसमें एक रोटेशनल एनर्जी आएगी। अगर इस पे मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो सी और ओ के मोशन की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आएगी। अब साइंटिस्ट्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे। अगर आप राइट पे देखें तो ये एक हार्मोनिक पोटेंशियल है, हाफ के एक्स स्क्वायर वाला। सिंस एक्स स्क्वायर एक पैराबोला बनाता है, ये दोनों साइड पर सिमेट्रिक होता है और इन सारे एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर होता है। ये एक सिंपल स्प्रिंग ऑसिलेटर सिस्टम का एनर्जी डायग्राम है। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे वेरी करती है और काइनेटिक एनर्जी इसके उल्टा वेरी करती है। अब अगर हम मान लें कुछ देर के लिए कि हम एक एटम की वाइब्रेशंस को भी इस फंक्शन से बता सकते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल, इसके सारे लेवल्स इक्वली स्पेस्ड हैं। ये लेवल्स एनर्जी को डिपिक्ट करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की एनर्जीज इक्वली स्पेस्ड नहीं होती हैं। इन एनर्जी से मेरा क्या मतलब है वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे, पर मॉलिक्यूल में ये एनर्जी लेवल्स इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ हर केस में सेम है। जैसे कि अगर कॉमन सेंस के लिए मैं एक एटम लूँ और उसे बहुत दूर दूर खींच दूँ तो वो टूट जाएगा, लेकिन इस हार्मोनिक पोटेंशियल में ना वो यहाँ कहीं टूट रहा है ना वो यहाँ कहीं टूट रहा है। तीसरी चीज़, अगर मैं बहुत पास ले आऊँ दो एटम्स को तो वो और पास नहीं आ सकते क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स इंटरप्ले में आ जाती है, वो भी यहाँ नहीं दिख रहा है। और एक आखिरी चीज़, फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस वन से लिमिटेड है। इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग एनर्जीज़ के कारण फ्रीक्वेंसी है उसमें फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक लेवल जंप कर सकती है, यानी या तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होएगा या यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होएगा। अब ये लेवल्स क्या हैं, कैसे हैं, वो हम देखते हैं। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अराउंड घूमता है तो उसका एक वेव फंक्शन होता है। अब जिस पे डिस्टेंस पर वो एटम से होगा उस पर उस हिसाब से पोटेंशियल एक्ट करता है। डिपेंडिंग ऑन दैट पोटेंशियल उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है या उसकी एनर्जी होती है। तो जो ये ग्राफ है ये डिपिक्ट करता है कि जो हमारा वेव पैकेट है यानी इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है उसकी क्या क्या पॉसिबल एनर्जीज हो सकती हैं। अगर हाफ एच कट ओमेगा है तो कुछ ऐसा वेव फंक्शन होएगा। अगर वेव फंक्शन कुछ ऐसा है तो 3/2 एच कट ओमेगा एनर्जी होएगी। अगर वेव फंक्शन कुछ ऐसा है तो 5/2 एच कट ओमेगा एनर्जी होएगी। तो रिकैप करने के लिए, हम किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक पोटेंशियल फंक्शन से बता सकते हैं जो कि हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्म का होता है। एक्स स्क्वायर एक पैराबोला फॉर्म करता है तो वो पोटेंशियल कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब अगर हम इस पोटेंशियल को सही मानकर अपनी एनर्जीज कैलकुलेट करना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार से आती हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ सेम है, अंत पर जाकर कभी बॉन्ड नहीं टूटता और पास आने पर भी रिपल्शन के कोई निशान नहीं है। दूसरी बात, ये सारे लेवल्स इक्वी डिस्टेंट हैं जबकि एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं देखा जाता है। चौथी बात, फ्रीक्वेंसी का चेंज सिर्फ प्लस माइनस वन अलाउड होता है अगर हम हार्मोनिक पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ऐसा नहीं है और भी फ्रीक्वेंसीज आ सकती हैं। तो इसका सल्यूशन हमारे पास है मॉर्स पोटेंशियल। मॉर्स पोटेंशियल पीटर मॉर्स ने दिया था। अब अगर हम एक एनिमेशन देखें कि ये कैसे काम करता है, तो जैसे ही एटम बहुत दूर जाते हैं वो वहाँ फ्लैट हो जाता है और पास आते हैं तो ये इन्फिनिटी को शूट कर जाता है। इसका मतलब एटम्स, जैसे कि ये हमारा डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम है, तो जैसे ही हमारे दो एटम बहुत पास आ जाएंगे, सिंस स्ट्रॉन्ग फोर्स का इंटरप्ले होएगा, हमारी एनर्जी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम डिस्टेंस कम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर एटम्स बहुत दूर जाते हैं तो वो अंत में फ्लैट आउट हो जाएगी एनर्जी। इसका मतलब एक दूसरे पर से उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा। मॉर्स पोटेंशियल को हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, V इज इक्वल टू डी ई 1 माइनस ई टू द पावर अल्फा आर माइनस आर ई होल स्क्वायर्ड।
डी ई डेप्थ है वेल की, जो ये आप देख सकते हैं, ये वेल का डेप्थ है। अल्फा स्टिफनेस और स्प्रिंग कांस्टेंट, जो हमारे पास स्प्रिंग होता है एस एच एम में, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर बताई थी, हम एक बॉन्ड को भी कुछ हद तक स्प्रिंग की तरह ही मान सकते हैं, और उस बॉन्ड का स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कितनी आसानी से वो बड़ा छोटा हो सकता है, वो अल्फा है। और तीसरा आर ई है इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ, यानी कि इक्विलिब्रियम पर बॉन्ड का लेंथ कितना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम मॉर्स पोटेंशियल को दो फॉर्म्स में लिखते हैं, ऐसे और ऐसे। ये दोनों फॉर्म्स इक्विवेलेंट ही हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जो हमारी ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक्चुअल में ज़ीरो नहीं होती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर भी कुछ एनर्जी हमेशा होएगी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। मॉर्स पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल है जो करेक्टली प्रिडिक्ट कर सकता है कि एक मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन में एनर्जी लेवल्स कैसे कैसे वेरी करेंगे। यहाँ डी ई वेल का डेप्थ होता है, अल्फ़ा स्टिफनेस और आर ई इक्विलिब्रियम पर बॉन्ड की लेंथ होती है। तो अगर मैं अपना वेल देखूं तो ये इक्विलिब्रियम पर बॉन्ड की लेंथ है। कैसे? इक्विलिब्रियम जब होता है जब एनर्जी मिनिमम होती है, तो जब ये वेल नीचे पहुंच जाएगा उस केस में हमारे पास इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम फिर से चलाएं तो यहाँ पर कहीं हमें इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। ये पॉइंट ज़ीरो पर नहीं होएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो नहीं हो सकती। आगे चलते हैं। अब हमें सॉल्व करना है कि हम इस पोटेंशियल, हमें पता लग चुका है कि पोटेंशियल क्या होगा। अब इस पोटेंशियल को यूज़ करके हम कैसे श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल एनर्जीज हो सकती है, वो हम देखेंगे। तो वो देखने के लिए हमें आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए। हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर हम एक प्रोसेस जिसे देखेंगे वो है डायगोनलाइजेशन। अब डायगोनलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उस पे हम एक ऑपरेटर लगाना चाहते हैं, और अगर हम उस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर लें तो ये काम काफ़ी आसान हो जाता है। दिस इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ डायगोनलाइजेशन। हम इसमें डेप्थ में बात नहीं करेंगे, लेकिन दैट इज़ द मिस। अब हम बात करेंगे फाइनाइट डिफरेंस मेथड के बारे में। इस मेथड से ही हम अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फाइनाइट डिफरेंस मेथड बेसिकली ये बोलता है कि आपका जो स्लोप है वो बराबर होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 के। दिस इज बेसिकली द फाइनाइट डिफरेंस मेथड। अब इसको हम अगर डेरिवेटिव से लिंक करें तो डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स स्लोप के ही बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसका मतलब dy बाई डी एक्स बराबर आएगा इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के। सेम वे में मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ? दो डी वाई बाई डी एक्स की सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। कैसे? अगर मैं इस कर्व को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कह दूँ और मैं इसका डेरिवेटिव कर लूँ तो g इज इक्वल टू 2x आएगा। एग्री? अब इस कर्व में स्लोप था y ऑफ 2.1 माइनस वाई ऑफ 2 अपॉन 2.1 माइनस 2। इस कर्व में स्लोप होएगा g ऑफ 2.1 माइनस जी ऑफ 2 अपॉन 2.1 माइनस 2, क्योंकि इस केस में हमारा फंक्शन g है। अब g क्या है? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स ऑफ 2.1 माइनस dy बाई डी एक्स ऑफ 2 अपॉन 2.1 माइनस 2। बेसिकली हम डबल डेरिवेटिव को दो डेरिवेटिव्स की सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, dy वन बाई डी एक्स माइनस dy टू बाई डी एक्स। अब ये हमारे काम कैसे आएगा? बेसिकली मैं लिख सकता हूँ
अगर मैं dy बाई dx लिखना चाह रहा हूँ तो फाई एन प्लस वन माइनस फाई एन अपॉन डी एक्स। फाई एन प्लस वन एक पॉइंट है, फाइव एन उसका, अगर मैं y की टर्म्स में बात करना चाहूँ तो ये पॉइंट वाई एन प्लस वन है और ये पॉइंट वाई एन है। तो वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन अपॉन एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, जिसे हम डी एक्स लिख रहे हैं क्योंकि वो बहुत छोटा है। दूसरा फाई एन माइनस फाई एन माइनस वन है। कैसे? एक मिनट, मुझे पीछे जाना है। तो पहला पॉइंट आ गया डी वाई वन बाई डी एक्स। अब मुझे माइनस क्या करना है? डी वाई टू बाई डी एक्स। उसके लिए मुझे इस पॉइंट पर स्लोप चाहिए। इस पॉइंट पर स्लोप के लिए मुझे एक पीछे से पॉइंट लेना पड़ेगा। तो वो क्या आएगा? वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन अपॉन एक्स एन माइनस एक्स माइनस वन। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन बाय डी एक्स। तो बेसिकली ये दो वैल्यूज़ किस चीज़ की हैं? अगर मैं अपने ग्राफ में जाकर देखूँ तो ये पॉइंट है मेरा वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन अपॉन डी एक्स, और ये पॉइंट है मेरा जो यहाँ पर्पल कलर का है वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन अपॉन डी एक्स। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। रिकैप करने के लिए, किसी भी कर्व पर स्लोप को किसी भी कर्व पर स्लोप को मैं y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। स्लोप डेरिवेटिव के बराबर होता है, तो dy बाई डी एक्स बराबर आएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x के। तो अगर मैं एक कर्व की बात करूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसमें dy बाई डी एक्स आएगा y ऑफ 2.1, अगर ये पॉइंट 2.1 है, माइनस वाई ऑफ 2 अपॉन 2.1 माइनस 2, जो कि इस पार्ट का स्लोप होएगा। अगर मैं इसके पिछले पार्ट का स्लोप देखना चाहूँ तो मैं पर्पल से एक पॉइंट पीछे यानी वाई एन माइनस वन अपॉन डी एक्स पे स्लोप निकाल सकता हूँ। अब अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स इस कर्व का स्लोप निकालना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा? मैं यूज़ करूँगा, सिंस डी वाई बाई डी एक्स इस कर्व का डेरिवेटिव है जो कि g है, तो g एट 2.1 माइनस जी एट 2 अपॉन 2.1 माइनस 2। तो ये क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स एट 2.1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स एट 2 अपॉन 2.1 माइनस 2। अब इस पॉइंट पर हमारा स्लोप था वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन अपॉन डी एक्स, जबकि इस पॉइंट पर जो पर्पल है हमारा स्लोप था वाई एन माइनस वन अपॉन डी एक्स। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर डालूँ तो मेरे पास आएगा वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन अपॉन डी एक्स माइनस वाई एन माइनस वन बाई डी एक्स, और दोनों के नीचे डी एक्स आ जाएगा, जो कि इस वजह से, क्योंकि यहाँ भी एक डी एक्स है। अब ये किस चीज़ के बराबर होएगा? सिंस ये स्लोप है, स्लोप का मैंने इसका स्लोप लिया और फिर से इधर स्लोप निकाला, तो ये होगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास अंत में ये बचता है। अब इसे मैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे? बिल्कुल ऐसे। अगर इसे मैं ओपन करके देखूँ तो मेरे पास रो क्रॉस कॉलम मल्टीप्लिकेशन होती है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग का एलिमेंट ज़ीरो है, तो अगर मैं यहाँ n इज़ इक्वल टू वन पुट कर दूँ तो मेरे पास आएगा फाई टू माइनस टू फाई वन प्लस फाई ज़ीरो। फाई ज़ीरो को मैं ज़ीरो मान लेता हूँ, तो मेरे पास बचेगा फाई ऑफ टू माइनस टू फाई ऑफ वन। तो रो क्रॉस कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा मल्टीप्लिकेशन रो क्रॉस कॉलम की फॉर्म में होती है। तो माइनस टू इंटू फाइव वन प्लस वन इंटू फाइव टू, जो कि बिल्कुल वन पुट करने पर आ रहा था।
इसे हम कहते हैं फाइनेस्ट डिफरेंस मेथड का मैट्रिक्स फॉर्मूलेशन। अब हम थोड़ी सी बात श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में कर लेते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली हमें बताता है कि हम कैसे एक पार्टिकल का वेव फंक्शन निकाल सकते हैं पोटेंशियल का इस्तेमाल करके। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्वांटम मैकेनिक्स में है, बेसिकली उसी से डिराइव होता है। फाई यहाँ पर हमारा वेव फंक्शन है जो स्पेस और टाइम पे डिपेंड करता है। एच फाई इज इक्वल टू ई फाई, इसे हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं क्योंकि इसमें टाइम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके टाइम ऑपरेटर उसमें लगा सकते हैं और हमारे पास टाइम डिपेंडेंट सोल्यूशन आ जाएगा। ई हमारे पास आइगन वैल्यू है, एच हमारे पास ऑपरेटर है, तो एच फाई पर ऑपरेट करता है तो हमें ई इंटू फाई मिलता है। इस इक्वेशन को हम आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं क्योंकि फाई एच का आइगन फंक्शन है और ई एक स्केलर है। तो ये हमारी फॉर्म होती है श्रोडिंगर इक्वेशन की। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो डेल स्क्वायर, इसका मतलब होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसे हम फाइनाइट डिफरेंस मेथड से आराम से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। वी एक्स का मतलब होता है हमारा पोटेंशियल, जिसके लिए हम एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, जो हमारे पास मोर्स पोटेंशियल की फॉर्म में है। और ये जो फाई सॉल्व करके हमारे पास आएगा, बेसिकली जो हमारे आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स होंगे वो हमारे वेव फंक्शंस को कॉरस्पॉन्ड करेंगे। आइगन वैल्यूज़ हमें एनर्जी देगी क्योंकि ये एनर्जी आइगन वैल्यूज़ की बात हो रही है। एच जो कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है वो हमें एनर्जीज़ के बारे में बताता है। आइगन वैल्यू से हमें एनर्जीज़ पता लगेंगी, जबकि आइगन वेक्टर्स जो कि मैट्रिसेस की फॉर्म में होंगे वो हमें हिल्बर्ट स्पेस में कोऑर्डिनेट्स देंगे। इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पर बेसिकली वो हमें ये बताएंगे कि हमारा वेव फंक्शन कैसा दिखाई देगा। अब हमारा बेसिक